नमस्कार साथियों, मैं पीयूष अग्निहोत्री अपने चैनल ज्ञान अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछली बार की तरीके इस बार एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने गलगोटियास पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक को इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। जो बच्चे तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनका हमने इस्तेमाल किया है। सबकी फ़ोटो खींच के उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है। आशा आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये पहला हम लोग वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 5 डीसी मशीन्स है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में लिया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन विच डायरेक्शन डज द कंडक्टर मूव। आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ पोल है और राइट हैंड साइड पे नॉर्थ पोल है। पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है हमारा आउट ऑफ द पेपर एंड डॉट इंडिकेट कर रहा है हमारा इनसाइड द पेपर। तो इसमें क्लियर कट है कि जो पॉजिटिव है वो अपवर्ड है, और जो नॉर्थ टू साउथ के लिए जो हमारा फ्लक्स की जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो नॉर्थ टू साउथ जाएगी, इसलिए ये डायरेक्शन हमारी क्या होगी, अपवर्ड होगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन फिगर below shows a current carrying conductor placed in the magnetic field of a magnet। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो दो मैग्नेट्स के मिलके बन रही है, नॉर्थ और साउथ पोल देख रहे हैं आप लोग। उसके बीच में एक कंडक्टर है जो कि एक करंट कैरी कर रहा है, दैट इज आई। तो आप लोगों को मालूम है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस होता है तो एक फोर्स लगता है जो कि हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। उस लॉरेंस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक मैग्नेट रखा है, तो फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे टर्मिनेट होंगी। तो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे टर्मिनेट होंगी। इट मींस कि जो हमारा फ्लक्स की जो लाइन होगी फाई विल बी इन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है एक सी और एक डी। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि आई की जो वैल्यू दैट इज करंट, वो क्या है, एक फेजर डिफरेंस लेके आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि सी और डी में दोनों में एक आई का फेज डिफरेंस है। नाउ द डिफरेंस इज सी और डी में एम जो है हमारा डायरेक्शन, दैट इज द मूवमेंट, किस तरीके होगा वो हमारा जो कंडक्टर है किस तरीके से मूव करेगा। तो कंडक्टर मूव करेगा हमेशा फाई के 90 डिग्री के बाद, यानी एक डिले के बाद। तो फाई हमारा पहले आया, उसके बाद उसमें करंट फ्लो हो रही है, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है फाई ने प्रोड्यूस किया है हमारा एक फोर्स, ठीक है। तो इसलिए फोर्स बाद में आया, इसलिए इट विल बी अ डिले। तो डिले होगा, दैट इज 90 डिग्री डिले हमारा इस पे आ गया, डी ऑप्शन। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिगर ड्रॉज बिलो शोन करंट ड्रॉन बाय द आर्मेचर, विच फिगर करस्पॉन्ड्स टू मोटर एक्शन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कई फिगर दिए हैं, यहाँ पर 4 फिगर दिए हैं। देखिए फिगर में 2 फिगर हैं जैसे सी और डी, इन फिगरों में देखिए करंट की डायरेक्शन नहीं शो करी है। सिमिलरली ए और बी जो फिगर है इसमें करंट की डायरेक्शन शो करी है विद पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोलैरिटी बोथ। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ, जैसे ए फिगर है हमारा, इस ए फिगर में पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ डायरेक्शन क्या हो रही है, वही पोलैरिटी के साथ नेगेटिव की तरफ आ रहा है, यानी करंट हमारी पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके नेगेटिव साइड पे आ रही है। तो इट मींस कि जो करेक्ट फिगर है दैट इज फिगर नंबर ए, आंसर इज ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सेम फिगर्स बने हैं, बट आपको यहाँ पे आज बताना है कि जो अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो काउंटर ईएमएफ बनेगा उसका डायग्राम कौन सा होगा। तो अभी आपने प्रीवियस देखा, बिल्कुल उसी हिसाब से जो पोलैरिटी दिख रही है उसी पोलैरिटी में हमारा डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द आर्मेचर ऑफ अ डीसी मोटर, द करंट फ्लोइंग इन द आर्मेचर हैज द वेव फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। तो ए बी सी डी करके एक आपके पास 4 वेव फॉर्म है। कह रहा है डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, डीसी मोटर का एक रोटेटिंग पार्ट जो रोटेट करता है। याद रखिए दोस्तों, जो भी पार्ट रोटेट करेगा वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म बनाएगा।
a part that is in rotating in nature, जब भी रोटेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो वो हमेशा क्या कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल बनाएगा, याद रखिएगा। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर है सी आंसर, दैट इज ये हमारी ऑल्टरनेटिंग साइकिल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो करंट जब भी फ्लो करेगी तो आई स्क्वायर आर, दैट इज हीटिंग इफेक्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ उसी करंट की वजह से हमारा एक मैग्नेट बनता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज मैग्नेटिक एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट। ओके। 7 क्वेश्चन, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर इज नोन एज, बट ऑब्वियस है आर्मेचर, पोल हमारा होता नहीं है, स्टेटर स्टेशनरी है, कार्बन ब्रश वो नहीं, आर्मेचर हमारा रोटेटरी पार्ट होता है, मेन पार्ट। 8th क्वेश्चन, अ कंडक्टर इज रोटेटिंग विद इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट विच ऑफ द शोइंग पोजीशन डू दी पीक वोल्टेज अकर। पीक वोल्टेज कब अकर होगा, जब हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लक्स लिंक करेगा। और मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लक्स एक कोई कंडक्टर के ऊपर कब लिंक करेगा, हमेशा याद रखिए कि सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ स्टार्ट होके हमारी जा रही हैं साउथ पे। तो मैक्सिमम कब फ्लक्स लिंक करेगा, हमारे पास इन दो पॉइंट्स पे, ई और एफ पे, यानी इस डायरेक्शन में हमारे पास सबसे ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा पीक वोल्टेज अकर करेगा, इसके बाद हमारा वोल्टेज डिक्रीज करेगा एंड साइमल्टेनियसली फिर इंक्रीज करेगा। तो ये हमारी एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल बनती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर डी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज द एयर गैप बिटवीन द योक एंड आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर केप्ट स्मॉलर। आर्मेचर और योक के बीच में, योक मतलब स्टेशनरी बॉडी है, इसके बीच में ये जो हमारा आर्मेचर है, इन दोनों के बीच में एयर गैप कम क्यों रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है, अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो एयर गैप लॉसेस होंगे और मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस गैप को बहुत मिनिमम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मशीन बट ऑब्वियस टू चेंज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज, दैट इज जो एसी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है आर्मेचर में, उस आर्मेचर के ऊपर जो कम्यूटेटर है वो उसका काम यही है कि हमको चाहिए क्या है, डीसी, ठीक है, तो हम लोग को वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से डीसी कन्वर्ट करके देता है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। कार्बन ब्रशेस जैसे नाम आ जाए, याद रखिए हमेशा कि ये करंट सर्किट पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ करंट को प्रोवाइड करता है। तो कार्बन ब्रश का मतलब करंट कलेक्ट करता है, कार्बन ब्रश इज अ करंट कलेक्टर डिवाइस। नेक्स्ट 12, डीसी शंट जनरेटर हैज, कुछ आंसर इसका है स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम इसमें एक हमारे पास IARA जो लॉस है वो तो हो गए, इसलिए ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। आप इसको और देख सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरीज। बैटरीज का पोटेंशियल हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 12 वोल्ट की है तो अगर उसको फुल चार्ज करते हैं तो 14.1 या इस तरीके से वो आती है। तो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हमारे पास कौन सा जनरेटर है, दैट इज शंट जनरेटर, जिसमें क्या होती है, हमारी स्पीड इज कांस्टेंट, एक रेटेड स्पीड पे वो रोटेट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बेसिक सा है। वोल्टेज इक्वेशन क्या होगी किसी भी डीसी मोटर की, तो हमको मालूम है टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इन एसोसिएटेड हमारे पास जो आर्मेचर है उसका एक आर्मेचर लॉस होगा, या आर्मेचर में एक क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट इज IARA लॉस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू EB प्लस IARA। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर अ डीसी मोटर। मैक्सिमम पावर आउटपुट डीसी मोटर के लिए क्या होगी, हमको मालूम है EB इज इक्वल टू V/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Question number 16, the speed of a DC motor is what? The speed of a DC motor is directly proportional to back EMF and inversely proportional to flux. Why I am saying this? Because E is equal to N phi PZ. So here it is clearly N is directly proportional to E and inversely proportional to phi. Okay. So correct answer is
ए, ऑप्शन नंबर ए। Now move on to question number 17. Now it is a numerical one, and the armature resistance of a 200 volt shunt motor is 0.4 ohm, and no load armature current is 2 ampere. With load, its armature current is 50 ampere and speed is 1200 rpm. The no load speed would be what? So I have taken all the numerical data what I have written. You can watch it. I give you time of 5 seconds. Now clear, the data has been very clear. VRA, IO naught, IAL, that is load armature current, and without load 2 ampere, with load 50 ampere, and at load the motor speed is 1200 rpm. We have to obtain a no load. So by the formula, that is V is equal to EB plus IARA, we have just put up for no load and for load condition, and we found that E is proportional to speed. So similarly, we get the solution as 1328 rpm. So most nearest option is 1330 rpm, that is option number C. So the correct answer is C. You can just go through the numerical ones whenever you get a time to watch it again. Now question number 18. The EMF of a DC generator depends on what? EMF किसके ऊपर डिपेंड करता है? E is equal to NP5Z by 60A. तो यहाँ पर हमारे पास E है, that is NP5Z by 60A. तो हमारे पास बाकी सारे चीज़ें तो कांस्टेंट है और डिपेंडेंट किस पे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ n पे। तो करेक्ट आंसर इज स्पीड। क्लियर है? तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा हमारे पास EMF प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। मूव ऑन टू 19। इन एनी DC जनरेटर द EMF जनरेटेड इन द आर्मेचर इज मैक्सिमम। अभी बताया यहाँ पर जब हम लोग मैक्सिमम कब मिलेगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड इज मैक्सिमम। और वो कहाँ पर हो रहा है? जब हमारा पूरा जो कंडक्टर है वो प्लेन की तरह बिहेव करेगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 20। द हाईएस्ट स्पीड अटेन्ड बाय अ DC शंट मोटर इज इक्वल टू नो लोड स्पीड एट रेटेड फ्लक्स। आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट स्पीड कब अटेन करेगा? जब हमारी नो लोड पे होगा एट रेटेड फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 21। इन अ DC मोटर द आयरन लॉसेस अकर इन। आयरन लॉसेस कहाँ होंगे? जहां पर आयरन होगा, दैट इज इन दी योक। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ 22nd क्वेश्चन। द डमी कॉइल इन अ DC मशीन। डमी कॉइल आप लोग समझते हैं? डमी कॉइल मतलब वो कॉइल है जो कि हम लोग को मैकेनिकल बैलेंस करने में इस्तेमाल करती है आर्मेचर की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। अ सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन DC जनरेटर। अभी हम लोगों ने प्रीवियसली देखा क्या कहा उसमें कि E इज प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे EMF हमारा इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन है इसका बी, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 24। द फंक्शन ऑफ द स्टार्टर इन अ DC मशीन। फंक्शन ऑफ स्टार्टर, कोई भी स्टार्टर है तो हमारे पास DC मशीन की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो क्या करेगा? स्टार्टिंग में करंट क्या होगी? हाई होगी। तो एक्सेसिव करंट ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं जो कि रेजिस्टेंस स्टड से बना होता है। पहला जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस नंबर 1 वो काफ़ी हाई होता है, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होता चला था, फाइनली रेजिस्टेंस बहुत जीरो हो जाता है, जिससे हमारी नॉर्मल रेटेड स्पीड पहुंच सकती है। तो करेक्ट आंसर है 24 का ए। And last question for this video is 25. An external resistance is added in the series with the field of DC shunt motor. When the motor runs, the effect of resistance is what? To increase the speed of motor. याद रखिएगा, फील्ड में जब भी हम कभी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमेशा मोटर की स्पीड बढ़ेगी, और जब भी हम आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमेशा हमारी क्या होगी? स्पीड रिड्यूस होगी। याद रखिएगा, फील्ड में लगाएंगे रेजिस्टेंस तो हमेशा फील्ड में लगाने से क्या होगा? स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो आप लोगों ने अभी तक 25 क्वेश्चंस देखे हैं और आज चैप्टर काफ़ी आगे भी हैं। अगले 26 से क्वेश्चंस आगे देखने के लिए आप जो है अगला वीडियो देखिएगा। थैंक यू, कीप लाइक इट एंड कीप सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू वेरी मच।